हेलो स्टूडेंट, 11 सिविक्स के अंदर का आपका टॉपिक है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मूल अधिकार के संदर्भ में चूँकि एक वीडियो में इसको नहीं चलाएंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अलग अलग। केवल अनुच्छेद सहित अधिकार को बता देने से आपका काम नहीं चल जाएगा जब तक उसको विस्तृत तरीके से समझेंगे नहीं। तो इसको कई पार्ट में वीडियो बनाएंगे, एक पार्ट में इसको पूरा नहीं भेजेंगे। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप इकट्ठा भेजेंगे तो केवल अनुच्छेद सही लिख लेना ही काफ़ी नहीं है। कभी कभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में इस रूप में विवेचनात्मक क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे समता का अधिकार है, तो समता का अधिकार, यह अधिकार जो दिया गया है, क्या समता का अधिकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में आवश्यक है? कहाँ तक ये उपयोगी है? वर्तमान लोकतांत्रिक देशों में क्या समता का अधिकार की उपादेयता कहाँ तक है? ऐसे विविध रूपों में प्रश्न आता है, इसलिए इकट्ठा पूरा अनुच्छेद सहित नहीं लिखाएंगे, हर पार्ट को अलग अलग करके आपके सामने वीडियो को प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें समझेंगे। मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, आपके जो मौलिक अधिकार दिए गए होंगे 14 से 32 तक है। अनुच्छेद 14 से 32 तक सभी मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसको क्रमानुसार समझेंगे। पहले 7 मूल अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया, उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। तो वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल अधिकार के पीछे थोड़ा सा बताना चाहेंगे, कभी कभी अतिरिक्त क्वेश्चन भी आता है। मूल अधिकार क्यों आवश्यक है मानव जीवन के लिए, या मानव के लिए मूल अधिकार की आवश्यकता क्यों है, महत्व क्यों है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले जानेंगे आप लोग कि मूल अधिकार जो होता है किसी भी राष्ट्र के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए मूल अधिकार बहुत ही आवश्यक है। बिना मूल अधिकार के कोई भी व्यक्ति अपना जीवन का विकास नहीं कर सकता, किसी भी क्षेत्र में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकता, ना ही राष्ट्र के रूप में, किसी राष्ट्र के नागरिक के रूप में अपने आप को कहीं पे भी प्रतिष्ठापित कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, उसका विविध क्षेत्रों में विकास हो सके, वो अपने व्यक्तित्व को निखार सके, समाज और राष्ट्र में, संपूर्ण विश्व में अपनी स्थिति को मजबूती प्रदान कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, इसके लिए उसके लिए मूल अधिकारों का होना आवश्यक है। बिना मूल अधिकार के व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं जा सकता, न अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, न अपने समाज में, अपने राष्ट्र में कहीं पे भी अपने को प्रतिष्ठापित कर पाएगा। तो ऐसी स्थितियों में जैसे एक पौधे के लिए जल की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं तो पौधा विकसित होता है, वैसे मानव के सर्वांगीण विकास के लिए मूल अधिकारों और स्वतंत्रताओं का होना आवश्यक है। बिना मूल अधिकार के व्यक्ति जो है अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। तो मूल अधिकार एक परिस्थितियाँ हैं जो मानव को उसके अनुकूल विकास करने के लिए परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं, और वो अपने शक्ति और ऊर्जा के बल पे अपना विकास करता है। तो इस तरह से मूल अधिकार मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने विषय वस्तु को और आगे बढ़ते हैं और इस तरह से समझेंगे कि मूल अधिकार जो हैं क्या क्या हैं, किन रूपों में हैं। तो जैसा कि मूल अधिकार आपको बता रहे हैं, अनुच्छेद 14 से 32 तक मूल अधिकारों का संविधान में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त है मूल अधिकार, जिससे सरकार भी उसको छीन नहीं सकती। मूल अधिकारों का अगर सरकार उल्लंघन भी करती है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, यानी संविधान के माध्यम से, संविधान में उल्लिखित किया गया है अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय के माध्यम से उसका संरक्षण होगा। तो इस तरह से मूल अधिकारों की ये स्थिति है भारत में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। मूल अधिकार जिसमें सबसे फर्स्ट है समता का अधिकार। पहले सभी को समझ लेंगे, फिर समता का उल्लेख करेंगे। मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है, जिसमें समता का अधिकार 14 से 18 तक है। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 तक है, यानी अनुच्छेद 25 से 28 तक है। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे सभी मूल अधिकार हैं। 5 तो मूल अधिकार हैं तो सभी मूल अधिकार, लेकिन जो 6 मूल अधिकार है वो सभी उपर्युक्त मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था दी गई है। तो इस तरह से आपके 6 मूल अधिकार हैं। जैसा कि आप जानते हैं 7वें पहले मूल अधिकार थे, लेकिन 7वें मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके उसे कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं। अब हम लोग समता के विषय में उल्लेख करेंगे। जो पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार है। डियर स्टूडेंट, इस पार्ट को, कई पार्ट को तोड़ करके अलग अलग वीडियो बनाएंगे। उसका रीज़न है कि अलग अलग तरीके से प्रश्न आता है, इकट्ठा केवल अनुच्छेद से ऐसे बता देने से काम आपका नहीं चलेगा।
तो सबसे पहला है समता का अधिकार। ये आप अनुच्छेद सही तो आप कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन जब विवेचनात्मक क्वेश्चन आता है ऐसे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समता का अधिकार की क्या उपादेयता है, या वर्तमान लोकतांत्रिक देशों में जो समता के अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उसकी क्या उपादेयता है, किस रूप में वो उपयोगी है, क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये आवश्यक है। ऐसे से प्रश्न इस तरह से आ सकते हैं या आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप किस रूप में करेंगे, तो पहले आप केवल बेसिक चीज़ें अनुच्छेद सहित केवल समझ लें, उसके बाद उसका एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले समता का अधिकार जो दिया गया है भारतीय नागरिकों को वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसको इस तरह से लर्न रखेंगे। आपका समता का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अब क्या क्या समता में समानता क्या क्या दी गई है। कानून के सम्मुख समानता, यानी अनुच्छेद 14 में उल्लेख किया गया है कि कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। कानून जो बनेगा, लाया जाएगा जो कानून संसद द्वारा या राज्य विधानमंडलों द्वारा, वो सभी उसके दृष्टि में सभी नागरिकों के लिए एक समान होगा। ये नहीं कि किसी के लिए विशेष कानून कोई हो। तो जो कानून बनेगा वो सबके लिए एक समान होगा। कानून की दृष्टि में कोई बड़ा है कोई छोटा नहीं है, सभी एक समान हैं। इस तरह से कानून के समक्ष समानता के अंतर्गत ये जो व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 15। अब अनुच्छेद 15 में क्या उल्लेख किया गया है। धर्म, नस्ल, जाति व लिंग। धर्म है, नस्ल है, जाति है, लिंग है, जन्म है। जन्म के आधार पे भेदभाव का निषेध, यानी किसी के साथ धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, नस्ल के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, जात के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग महिला या पुरुष है उसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, या फिर जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अब इसमें क्या उल्लेख किया गया है। राज्य के अधीन किसी भी पद या नियोजन या नियुक्ति के अवसर पर समानता। राज्य में जो नियुक्ति होगी किसी पद को लेके या उसके अवसर को लेके, तो किसी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा नियुक्ति के समय। नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। अस्पृश्यता का अंत जो है, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंड अपराध घोषित किया गया है। अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं छुआछूत का, तो इसे दंडनीय अपराध माना गया है। किसके? अनुच्छेद 17 के तहत। अगला है अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया। यानी इसके तहत इसमें क्या उल्लेख मिलता है कि भारत का कोई भी नागरिक अन्य देश में बिना राष्ट्रपति के अनुमति के कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। तो ये सभी जो अनुच्छेद जो दिए गए हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक, कानून के सम्मुख समानता, अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या भाषा स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 में दिया गया है राज्य के अधीन किसी पद या नियोजन नियुक्ति के अवसर पर समानता, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, जिसमें क्या दिया गया है कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए सरकार ने इसे दंड अपराध घोषित किया गया है। यानी किसी के साथ अगर कोई भेदभाव करता है, इस तरह के छुआछूत का व्यवहार करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। अगला अनुच्छेद 18 है, जिसमें उपाधियों का अंत किया गया है। भारत का कोई नागरिक अन्य देश में बिना राष्ट्रपति की अनुमति के उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। डियर स्टूडेंट, ये समानता के अंतर्गत है। अगला स्वतंत्रता नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि आप इसे पहले समझ लें। समानता के अंतर्गत भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है, इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आता है कि जो नागरिकों के मूल अधिकार समानता का अधिकार दिया गया है, ये किसकी उपादेयता क्या है। तो जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, इस वीडियो को और इस विषय वस्तु को और विस्तारित कर सकते हैं अपने तरीके से, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चन जब आता है तो आप बोर्ड परीक्षा में तो आप कर नहीं पाते हो। तो इसी ऐसे प्रश्नों को ही आप मतलब इस तरह से आपको बताना चाहेंगे कि आप उस प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। जैसे आप इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पे समानता का चूँकि ये अनुच्छेद सहित इस तरह से दिया गया है, लेकिन जब विवेचनात्मक प्रश्न करेंगे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि समानता का अधिकार जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे आवश्यक है, तो आप इस रूप में समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे विविध धर्मों के लोग रहते हैं, विविध जातियों के लोग रहते हैं, विविध भाषी लोग रहते हैं, भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं मैदानी क्षेत्र है। दक्षिण भारत के लोगों की भौगोलिक स्थिति अलग है। तो इस तरह से पूरे भारत में विविधताएँ पाई जाती हैं। बहुत सारी वैरायटी हैं, चाहे जात के आधार पर ले लें, चाहे धर्म के आधार पर ले लें, चाहे भौगोलिक आधार पर ले लें, चाहे संस्कृति के आधार पर ले लें। ये सारी क्या हैं? भौगोलिक विविधताएं हैं।
इतनी विविधताओं के होते हुए भी अगर देश में समानता, एक लिखित संविधान नहीं होगा, इतना विविधताओं के बावजूद अगर समानता पर आधारित कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो इतने बड़े राष्ट्र को एकजुटता के रूप में या एक राष्ट्र के रूप में इसको एक सूत्र में बांध पाना मुश्किल होगा। क्योंकि इतनी विविधताओं भरा युक्त एक राष्ट्र को उसके पिरोने में, उसे एकता के सूत्र में बांधने के लिए इस तरह की व्यवस्था का होना आवश्यक है। अगर समानता पर व्यवस्था नहीं होगी, समानता का अधिकार नहीं होगा, तो ऐसे व्यवस्था में वर्तमान समय में जो राजनीतिक व्यवस्था है, पहली बात तो लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा कि अगर एक राष्ट्र जो है, इतना विशाल राष्ट्र जिसमें इतनी विविधताएं हैं, अगर समानता पे आधारित व्यवस्था नहीं होगी तो जन विद्रोह होगा, लोग आपस में लड़ेंगे, आपस में समस्याएं हो जाएंगी, एक दूसरे के खिलाफ हो सकता है हथियार उठा लें, अस्त्र उठा लें। ऐसी स्थिति में जो समानता का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में, बहुत ही अच्छा है, जिसके माध्यम से और जिसके कारण लोगों को एकता के सूत्र में पिरोया गया है। एक संदेश जाता है कि भारत जैसे विशाल विविधताओं वाला राष्ट्र में किसी भी तरीके से किसी तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सभी को समान रूप से अधिकार प्रदान किए गए, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी जात का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। इस समानता के अधिकार के कारण लोग जो है कानूनी दृष्टि से सब एक तरह से एक समान हैं, और ऐसी व्यवस्थाओं के कारण लोग जो है इस देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करते हैं कि हम भले ही विविधताओं से युक्त हैं, भले ही अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं, भले ही अलग अलग भाषी हैं, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियों के जानने वाले लोग हैं या अलग संस्कृतियों के रूप में हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं। हमारे देश में जो संविधान के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, समता का अधिकार जो दिया गया है, इस अधिकार के माध्यम से लोगों को मजबूती मिलती है, देश की अखंडता और एकता इससे प्राप्त होती है, क्योंकि देश की एकता और अखंडता बहुत ज़रूरी है। और ऐसी स्थिति में संविधान के द्वारा भी ये व्यवस्था दी गई है समानता का अधिकार। इस समानता के अधिकार के माध्यम से लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप सभी कानूनी दृष्टि से एक समान हैं, सब समान हैं, किसी भी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो इस तरह से हमारे विविधताओं वाले देश में समानता के अधिकार जैसी कानूनी व्यवस्था के माध्यम से या संविधान में जो इस तरह की व्यवस्था दी गई है, इससे हमारी एकता और अखंडता और मजबूत होती है और अच्छी होती है, और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है, ऊर्जा मिलती है लोकतंत्र को शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हमारा देश विखंडित नहीं हो सकता, व्यवहारिक रूप में भी और सैद्धांतिक रूप में भी। सैद्धांतिक रूप में जिस तरह से लोकतंत्र हमारे संविधान में जिस तरह से ये व्यवस्था दी गई है, समानता पे आधारित कानून हमारे यहाँ है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में हमारा देश की एकता और अखंडता कभी भंग नहीं हो सकती। इसलिए समानता का अधिकार की उपाधि देता है, क्योंकि विविधताओं वाला देश हमारा है, और ऐसी स्थिति में समानता का अधिकार बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही सार्थक है। डियर स्टूडेंट, इस रूप में आप ऐसे प्रश्नों को करेंगे। इस टॉपिक को जितने भी समानता का अधिकार उसको अलग अलग करके आपके पास भेजा जाएगा, क्योंकि ऐसे विवेचनात्मक क्वेश्चन जो आएंगे केवल अनुच्छेद सही लिखा देने से आप ऐसे विवेचनात्मक प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस विषय वस्तु को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से नए वीडियो और नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।